स्टडी IQ PCS चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आज से हमारी टीम आपके लिए PCS अप टू डेट प्रोग्राम को एक नए फॉर्मेट में शुरू कर रही है। इस प्रोग्राम की खासियत है कि दिन भर चर्चा में रहे नेशनल, इंटरनेशनल और इम्पोर्टेंट इवेंट्स को इसमें कवर किया जाता है। पहले ये प्रोग्राम एक एक न्यूज इवेंट के बेस पर तैयार होता था। अब से ये प्रोग्राम कंपाइल्ड फॉर्मेट में पब्लिश होगा। हमें उम्मीद है कि हमारी ये पहल आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। आइए आज के PCS अप टू डेट की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले पुणे में संत तुकाराम मंदिर के उद्घाटन की करते हैं। पुणे में संत तुकाराम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वो 14 जून को पुणे के देहू में जगत गुरु श्री संत तुकाराम शिला मंदिर और मुंबई के राजभवन में जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन करेंगे। संत तुकाराम 17वीं शताब्दी के एक महान संत कवि थे। उन्हें भक्ति गीत, जिन्हें अभंग कहा जाता था, और कीर्तन के लिए जाना जाता है। उनका जन्म पुणे जिले में देहू नामक गांव में हुआ। वे वरकरी संप्रदाय से जुड़े थे। इनके द्वारा गाए गए तथा इनके शिष्यों द्वारा लिखे गए लगभग 4000 अभंग आज भी उपलब्ध हैं। उनके निधन के बाद उनके जन्म स्थान पर एक शिला मंदिर बनाया गया। अब इसे दोबारा 36 शिखरों के साथ पत्थर की चिनाई कर बनाया गया है। यहाँ संत तुकाराम की मूर्ति भी स्थापित की गई है। उनके द्वारा महाराष्ट्र धर्म का प्रचार हुआ, जिसके सिद्धांत भक्ति आंदोलन से प्रभावित थे। महाराष्ट्र धर्म का उपयोग श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी वर्ग को एक सूत्र में पिरोने के लिए किया। वहीं जल भूषण भवन की बात करें तो यह 1885 के समय से ही महाराष्ट्र के गवर्नर का आधिकारिक आवास था। 2016 में यहाँ एक बंकर मिला था। इसके बारे में बताया गया कि इसका इस्तेमाल शायद ब्रिटिशर्स ने अपने हथियार के सीक्रेट भंडार के लिए किया हो, स्टोरेज के लिए किया हो। यहीं पर क्रांतिकारियों की गैलरी बनाई गई है। ये गैलरी महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारियों की याद में बनाई गई है। इसके जरिए वसुदेव बलवंत फड़के, चापेकर बंधु, सावरकर बंधु, मैडम भीकाजी कामा, 1946 के नौसैनिकों के विद्रोह को श्रद्धांजलि दी गई है। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारत की तरफ से भगवान बुद्ध के अवशेषों को लेकर एक डेलीगेशन मंगोलिया भेजा गया है। कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू के साथ करीब 25 मेंबर्स की डेलीगेशन टीम मंगोलिया पहुंची है। यहां 14 जून को होने वाले बुद्ध पूर्णिमा के समारोह का आयोजन किया जाएगा और इसी आयोजन में भगवान बुद्ध के अवशेषों को प्रदर्शित किया जाएगा। करीब 11 दिनों तक मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर के गंदान मॉनेस्ट्री में इन अवशेषों को रखा जाएगा और उन्हें राजकीय अतिथि का दर्जा दिया जाएगा। भगवान बुद्ध के अवशेषों को भारत से बाहर भेजे जाने की इजाज़त आमतौर पर नहीं मिलती। ये अवशेष संस्कृति मंत्रालय के नेशनल म्यूजियम में रखे गए 22 अवशेषों का हिस्सा हैं। माना जाता है कि ये 22 अवशेष कपिलवस्तु से प्राप्त किए गए थे। गौरतलब है कि गंदान मॉनेस्ट्री के लिए 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध का स्टैच्यू गिफ्ट किया था, जिसे 2018 में इंस्टॉल किया गया था। अगली खबर देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जानकारी दी है कि जल्द ही देश में 15,000 PM श्री स्कूलों की स्थापना की जाएगी। इनमें से 500 से 600 स्कूल ओडिशा में स्थापित होंगे। ये अत्याधुनिक स्कूल NEP 2020 की प्रयोगशाला के तौर पर काम करेंगे और देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। समग्र शिक्षा योजना 2.0 के तहत अगले 4 साल में शिक्षा योजना पर 2.94 लाख करोड़ रुपए भी खर्च करने की योजना है। समग्र शिक्षा योजना 2.0 को वर्ष 2018 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका आरंभ केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2021 में किया गया। ये स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है, जिसमें प्री स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा संबंधी सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। यह योजना 31 मार्च 2026 तक शुरू की जाएगी। अगली खबर देख लेते हैं। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने टाइप 1 डायबिटीज से जूझ रहे बच्चों और किशोरों के लिए प्री ट्रैवल गाइडलाइंस जारी की हैं। ICMR के मुताबिक दुनिया में 10 लाख से अधिक बच्चों और किशोरों को टाइप 1 डायबिटीज है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के मुताबिक भारत में टाइप 1 डायबिटीज के दुनिया के सबसे ज्यादा मामले हैं। ICMR की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में देश में डायबिटीज से पीड़ित लोगों की संख्या में 150% की वृद्धि हुई है। दुनिया में डायबिटीज से पीड़ित हर छठा व्यक्ति भारतीय है और अब ये बीमारी
हाई से मिडिल इनकम ग्रुप और यहाँ तक कि समाज के कमज़ोर वर्गों तक पहुँच गई है। टाइप 1 डायबिटीज़ को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ या जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहा जाता है। इसमें पैंक्रियाज यानी अग्नाशय या तो बहुत कम या फिर बिल्कुल भी इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता। ऐसे रोगियों को जिंदगी भर इंसुलिन इंजेक्शन लेने की ज़रूरत हो सकती है। इनमें कोविड-19 का जोखिम भी बढ़ जाता है। गाइडलाइंस में ICMR ने यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान बहुत सी चीज़ों पर सावधानी बरतने को कहा है। इसके लिए सफ़र करने से 3 से 4 हफ्ते पहले ही पेशेंट को अपने फिजिशियन को इन्फॉर्म करने की सलाह दी गई है। अपने साथ दवाइयाँ और ब्लड टेस्टिंग मटेरियल्स रखने की हिदायत भी दी गई है। ट्रैवल के दौरान आरामदायक जूते और जुराबों का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर हो सकता है। यदि भाषा की दिक्कत हो तो कार्ड्स आदि का इस्तेमाल करने से बीमारी के बारे में बताने में मदद मिल सकती है। चलिए अगली खबर देखते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को चेतावनी जारी करते हुए ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स के विज्ञापन देने से बचने के लिए कहा। इसकी चेतावनी में बताया गया है कि देश के अधिकांश हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ अवैध है और यह उपभोक्ताओं, विशेष रूप से युवाओं और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल और सोशियो इकोनॉमिक रिस्क पैदा करता है। ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापनों से प्रोहिबिटेड एक्टिविटी को बढ़ावा मिलता है। इनमें यह भी बताया गया कि ऑनलाइन गैम्बलिंग के विज्ञापन मिसलीड करते हैं। साथ ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, एडवर्टाइजिंग कोड अंडर द केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1995 और भारतीय प्रेस परिषद द्वारा नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट के तहत निर्धारित पत्रकारिता आचरण के मानदंडों के अनुरूप नहीं है। आपको बता दें कि ऑनलाइन गैम्बलिंग और बेटिंग स्टेट लिस्ट का हिस्सा है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में इनका विस्तार से जिक्र किया गया है। सरल शब्दों में राज्य सरकार अपने राज्य में सट्टेबाजी और जुए की प्रथाओं पर पूर्ण नियंत्रण रख सकती है। चलिए अगली खबर देखें। आज यानी 13 जून को पूरे देश में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया गया। इस मेले का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा किया गया है। मेले में 36 से अधिक क्षेत्रों की 1000 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अब हर महीने इस मेले का आयोजन किया जाएगा। 5वीं से 12वीं कक्षा पास करने का प्रमाण पत्र रखने वाले, कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वाले, ITI डिप्लोमा या स्नातक डिग्री रखने वाले व्यक्ति इन रोजगार अवसरों के लिए इंटरव्यू देने के लिए आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवारों को उनकी प्रशिक्षण अवधि के अंत में नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग द्वारा मान्यता दी जाएगी, जिससे उन्हें इंडस्ट्री रिकॉग्निशन मिलेगी। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला में भाग लेने वाले संगठनों को एक आम मंच पर अप्रेंटिस से मिलने और मौके पर उम्मीदवारों का चयन करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा कम से कम 4 कर्मचारियों वाले लघु उद्योग इस आयोजन में प्रशिक्षुओं यानी अप्रेंटिस को रख सकेंगे। एक क्रेडिट बैंक की भी अवधारणा जल्द ही की जाएगी, जिसमें लर्नर्स द्वारा एक्युमुलेट किए गए क्रेडिट्स की डिपॉजिटरी होगी। तो आज के PCS अप टू डेट प्रोग्राम में इतना ही। मिलते हैं कल के प्रोग्राम में नई और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से तैयारी कीजिए। नमस्कार।